हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अभिक्रिया की कोटि। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दर समीकरण और दर स्थिरांक या वेग समीकरण, वेग स्थिरांक, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए आपको दर समीकरण के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी रासायनिक समीकरण के लिए वेग समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। तो वेग समीकरण जैसे मानो कोई क्रिया है A प्लस B A प्लस A B प्लस B, इससे प्रोडक्ट क्या बना C D प्लस D। ये क्या हो गया? ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। यानी इस अभिक्रिया में क्या है, अभिकारक A का जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है वो स्मॉल a है, अभिकारक B का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल b, अभिकारक C का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल c और स्मॉल कैपिटल D प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक स्मॉल d हो गया। तो इसके लिए अगर हम रेट लाकर लिखते हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B। पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, A और B ना लिख करके हम क्या लिखते हैं P और Q। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा K A की पावर P B की पावर Q। यानी यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक गुणांक A और B है, लेकिन अभिक्रिया का जो वेग नियम है या दर समीकरण है इसमें P और Q को लिया गया है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो है जो अभिक्रिया की जो दर है वो P और Q सांद्रता पर निर्भर करती है। A और B की P और Q सांद्रता पर डिपेंड कर रही है। यानी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए, अगर इसके भी 10 लोग इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में, यहाँ आपने 10 लिए 20 लिए हैं तो जरूरी नहीं इसके 20 यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हों। हो सकता है 20 में से 5 पार्टिसिपेट कर रहे हों या कोई नंबर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो। ये तो हम चेंज भी कर सकते हैं। स्टोइकोमेट्रिक गुणांक तो क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रिएक्शन को लिखूँ N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, तो इस अभिक्रिया में स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कितना है, इसका 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे 2 कर लूँ, यहाँ पे 6 कर लूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4NH3। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोइकोमेट्रिक गुणांक क्या है, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर रेट लाकर हम लिखते हैं तो यहाँ पर अभिकारक की जो सांद्रता आती है ये परिवर्तित नहीं होती। नेक्स्ट इसमें तो यहाँ पर जो P और Q ये क्या हो गया, अभिक्रिया की कोटि हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट A क्या हो गया P, यानी A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई P। इसी तरह से B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी Q। A के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि कितनी हो गई P हो गई और B के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि कितनी हो गई Q हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस Q। तो क्या है, ये जो रेट मिला है पूरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये पूरा का पूरा जो है प्रयोगों पर आधारित है, प्रयोग के द्वारा निकाला गया है। थ्योरेटिकल में इसको नहीं निकाल सकते। थ्योरेटिकल में स्टोइकोमेट्रिक गुणांक बता सकते हैं, लेकिन ये P और Q क्या है पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और उस आधार पे ये देखा गया कि इस अभिक्रिया के लिए इसके P सांद्रता का परिवर्तन हो रहा है और B की Q सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ। तो समय के सापेक्ष
जितना यह परिवर्तन होगा वो क्या होगी, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई, यानी अक्रिया कोटि बराबर क्या हो गया, P प्लस Q। डेफिनेशन देखिए क्या हो जाएगी, ये क्या हो गई हमारी वेग समीकरण हो गई। तो किसी वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का कुल योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। फिर एक बार देखिएगा, अभिक्रिया कोटि डेफिनेशन तो क्या हो जाएगी, बहुत इजी है, यानी किसी वेग समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का कुल योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इज दैट क्लियर? यानी अगर हमें कोई वेग समीकरण दी हुई है तो उस वेग समीकरण के आधार पर, दर समीकरण के आधार पर अभिक्रिया की कोटि लिखी जा सकती है। क्या करना है, जो यहाँ पर स्टैशनरी वेग समीकरण में जो सांद्रता पद की जो घात होगी उसको क्या करना, आपको योग कर देना, टोटल कर देना है, और वही क्या हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि हो जाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग या दर या रेट को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिएगा, यानी कोई रासायनिक समीकरण हो रही है तो इसमें भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या क्या हो गई, ए के अभिकारी अणु कितने हो गए, P ले लिए मैंने, और B के Q। तो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के दर या वेग का निर्धारण करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। आप किसी भी रिएक्शन को देख करके आप नहीं बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा, यानी पूरा प्रयोग किया जाता है और प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया कि इसके इतने अणु से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके इतने अणु। जैसे अगर मैं कोई रिएक्शन लिख दूँ H2 + Cl2 गिव्स Cl2, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 0 कोटि। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। पूरा पूरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक है। यदि P + Q = 0 तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया 0 कोटि की होगी। इसी प्रकार अगर P + Q = 1 है तो इसे क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की क्रिया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दो है तो इसे बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कोटि का मान जो है क्या क्या हो सकता है, कोई पूर्ण संख्या हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, शून्य हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया की कोटि का मान जो है धनात्मक भी हो सकता है, कोई पूर्ण संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/2, 3/2, इसके अलावा शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट
अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक k का मान भी क्या होगा, भिन्न भिन्न आता है। तो अभिक्रिया की कोटि की सहायता से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर हमें उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, अभिक्रिया की कोटि पता है, तो क्या कर सकते हैं, वेग स्थिरांक k का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यानी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का मात्रक। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेट बराबर क्या होता है, k इंटू कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल n, वेयर n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है यहाँ पर, अभिक्रिया की कोटि है। अगर हमको शून्य कोटि की क्रिया, यदि n बराबर अगर 0 है, n बराबर 0, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से k, और कंसंट्रेशन की पावर सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और किसी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। यहाँ से k का मात्रक किसके बराबर होगा, रेट के बराबर होगा। यानी रेट बराबर क्या हो गया, k हो गया। तो k का मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट का मात्रक क्या होता है, दर का मात्रक क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ k क्या हो गई, यूनिट ऑफ k इक्वल टू हो गई मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गई, शून्य कोटि की क्रिया के लिए k का मात्रक हो गया। इसी तरह से हम लोग सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर किसी के लिए निकाल सकते हैं। यदि क्या हो, यदि n बराबर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए क्या हो जाएगा, r इक्वल टू k इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, k का मात्रक हमको निकालना है, रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। तो रेट कंसंट्रेशन सांद्रता की पावर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। रेट का मात्रक मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, कंसंट्रेशन का मात्रक क्या हो गया, मोल प्रति लीटर, लीटर कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल, क्या बचा, सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, किसी भी कोटि के लिए क्या कर सकते हैं, k का मात्रक निकाल सकते हैं। यानी जनरल इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, तो जनरल फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा, तो देख क्या लोग बन जाएगा, ट्रिक क्या लोग बन जाती है इसकी, या तो आप क्या करें, प्रॉपर मैनर से निकालें, नहीं तो आपको फॉर्मूला लगना पड़ेगा। यूनिट ऑफ k इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। यानी यदि n बराबर 1 है या n बराबर 2 है, 1 और 2 के लिए हम लोग निकाल चुके, 0 1 के लिए निकाल चुके हैं ऑलरेडी। यानी अगर सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 2 मीन्स इसको मोल प्रति लीटर पावर -1 इंटू सेकेंड इनवर्स। सॉल्व कीजिएगा इसे, क्या बन जाएगा, ये मोल इनवर्स, नीचे क्या है लीटर इनवर्स, तो यूनिट इसकी क्या बन जाएगी, लीटर, लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मोल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी कोटि के लिए, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया कोटि के लिए वेग स्थिरांक k का मान जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, यानी अगर हमको किसी रिएक्शन के लिए रेट, कोई भी रिएक्शन हमें दे रखी है और उसकी अगर हमें वेग समीकरण या दर समीकरण हमको पता है, तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए अभिक्रिया की कोटि भी निकाल सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल, एक रिएक्शन दे रखी है A प्लस बी से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, और इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या है, रेट लॉ या दर नियम या दर समीकरण, रेट बराबर दिया हुआ है के ए की पावर 1 ए इंटू बी और बी की पावर 1/2। तो क्वेश्चन आता है कि एक समीकरण दे रखी है ए बी बी से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। इस समीकरण के लिए दर नियम रेट बराबर के इंटू ए की पावर या 1 है, बी की पावर 1/2। अब पूछता है क्वेश्चन कि इस समीकरण की सहायता से या इस अभिक्रिया के लिए ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर क्या होगी। यानी आपको ए के सापेक्ष अभिक्रिया की दर बताना है, अभिक्रिया की कोटि बतानी है, और बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बतानी है। पहला इसमें ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, ए के सापेक्ष कितना पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1 हो गई। इसी तरह से बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1/2। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, यानी इस अभिक्रिया के लिए कुल कोटि कितनी हो जाएगी अभिक्रिया की, तो कुल अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी। क्या करेंगे, जो अभिकारकों की सांद्रता है, जहां इतनी पावर है, उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी अभिकारक ए की सांद्रता कितनी है, कितनी पावर है, यहाँ पर घात कितनी लगी हुई 1 और बी के ऊपर घात लगी 1/2, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कुल कोटि का मान निकल आता है इस तरह से। अभिक्रिया की कोटि बराबर कितना हो जाएगा, यानी ए के सापेक्ष कितनी है 1, बी के सापेक्ष कितना है 1/2, 1 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/2 या 1.5 क्या हो गया, इस अभिक्रिया का कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। इस अभिक्रिया की कुल जो कोटि हो गई वो कितनी हो गई, 1.5 हो गई। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं।